ओके, नमस्ते डियर स्टूडेंट। मेरा नाम राधेश्याम है और हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखने जा रहे हैं फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो एक मूविंग चार्ज पर इन अ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कैसे वर्क करता है वही हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे फोर्स ऑन अ चार्ज जो है वो लीड करेगा कि अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए जिसमें कि करंट फ्लो हो रहा होगा, तो देखेंगे कि उस पर भी फोर्स लगता है और कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे इसके। तो शुरू करते हैं कि फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। सो लेट्स से दैट मान लीजिए कि हम लोग कहते हैं कि हमारे पास किसी एक गिवन एरिया में मैग्नेटिक फील्ड बी है। जैसे मानते हैं कि इस गिवन एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है जो कि क्या है, इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड है। ऐसे है, इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड है। कैसे हम लोग डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, या ये जो सिंबल्स है कैसे डिसाइड करते हैं कि एरो का जो हेड होता है वो पॉइंटेड दिखेगा, सामने से आता है वो पॉइंटेड दिखेगा, और जो बैक है वो क्रॉस दिखेगा। तो ये बता रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड बी है वो इनटू इस प्लेन के बोर्ड के, मतलब इनटू द बोर्ड है, ऐसे जा रहा है, इनटू द बोर्ड है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर इसी प्लेन में एक सिंपल सा केस लेते हैं। पहले ऐसा केस लेते हैं जिसमें कि जो वेलोसिटी है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ अ चार्ज, या बोले कि जो चार्ज क्यू है, चार्ज प्लस क्यू है, वो ऐसी वेलोसिटी से घूम रहा है, वेलोसिटी वी, जो कि परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी जो कि परपेंडिकुलर है इस गिवन मैग्नेटिक फील्ड के। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम लोग बोल रहे हैं कि इस गिवन एरिया में जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड दिया है वो ऐसे दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर बी ऐसे है तो जो चार्ज है वो इसके परपेंडिकुलर वी ऐसे दिया हुआ है। इसी को हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसे है और चार्ज इस पर ऐसे है, तो यही हो गया कि इसको फर्दर हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वेलोसिटी v इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड b। पहला केस हम लोगों ने ऐसा लिया कि फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग बोल रहे हैं कि जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर टू b है और चार्ज जो है वो q है, प्लस q है। ठीक, इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी दिखा सकते हैं कि हम लोग ये बोले कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो इस रीजन में इनटू द प्लेन है और उस पर जो चार्ज है वो ऐसे घूम रहा है। चाहे इस प्लेन में चार्ज चाहे ऐसे घूमे, चाहे चार्ज ऐसे घूमे, चाहे चार्ज ऐसे घूमे, हर एक वेलोसिटी जो है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे है और जो वेलोसिटी है वो इस प्लेन में है। तो इस प्लेन में कोई भी डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगी वो परपेंडिकुलर टू द बी रहेगी। तो हमारा जो पहला जो सिंपल केस हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसमें क्या है कि लेट्स सपोज दैट कि केस वन क्या है, या सिंपल केस ये है कि बी इज परपेंडिकुलर टू वी। तब हम लोग ये पढ़ रहे हैं, मतलब फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है, ये जो पढ़ाई कर रहे हैं वो उसमें b और v जो है वो परपेंडिकुलर है। तब दूसरा केस होगा कि b और v के बीच में जब कोई एक एंगल होगा तब क्या होगा वो भी देखेंगे। तो पहले ये देखते हैं कि जब b और v परपेंडिकुलर है तब क्या होगा। तो जो फोर्स लगता है, जो मूविंग चार्ज पर फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड में, वो उस फोर्स को डिफाइन किया लॉरेंस ने। तो ये जो मूविंग चार्ज पर फोर्स लगेगा इन द मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, फोर्स एफ बी, दैट इज फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज। और ये जो है वो कैसे है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी।
Q इंटू वी क्रॉस बी, ये फार्मूला है, जनरल फार्मूला है किसी भी मूविंग चार्ज पर इन द मैग्नेटिक फील्ड। इस फार्मूला को बताया है लॉरेंज ने, तो इसीलिए इसको बोलते हैं लॉरेंज फोर्स बोलते हैं इसको। तो ये जो फार्मूला है इसको बोला जाता है, इस फोर्स को बोला जाता है लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर लिखते हैं, इसको ब्रेक करें तो ये लिख सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के रूप से Q इंटू वी बी और साइन थीटा लिखेंगे। साइन थीटा क्या है, 90 डिग्री होगा क्योंकि बी और वी परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब कि जो एंगल है थीटा दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो साइन थीटा आएगा वो 1 आएगा, तो इसीलिए उसको हम लोग 1 लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला। इतना फोर्स लगा। एन का डायरेक्शन कैसे हम लोग बताते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का जो रूल है उससे बताते हैं। तो वेलोसिटी ऐसे है, इस डायरेक्शन, इस गिवन पिक्चर के लिए वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। तो ये कह रहा है कि इनटू द प्लेन लगेगा। अगर ऐसा पिक्चर दिया रहता तब इस केस में बोलेंगे कि वेलोसिटी कैसे ऐसे है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऐसे है, ऐसे बोलेंगे वेलोसिटी है, और उंगली मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, तो अंगूठा जो टर्न अंगूठा पॉइंट कर रहा है ऊपर की तरफ। तो इसको हम लोग मानते हैं केवल। अभी इस केस को लेते हैं कि वेलोसिटी हमारा ऐसे है, लेकिन इस प्लेन में कोई भी वेलोसिटी लेंगे तो सबके लिए सही रहेगा ये फार्मूला। तो क्या बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मतलब वेलोसिटी ऐसे है, और जब इसको टर्न करेंगे तो बता रहा है कि इस पर जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स वो होगा इस डायरेक्शन में, एफ बी जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो एन कैप का जो डायरेक्शन है, या बोले कि जो एन वेक्टर है, एन कैप है, वो किस डायरेक्शन में है, एक्स वाई भी हम लोग मान सकते हैं। इसको अगर एक्स माने, इसको वाई माने, इसको अगर जेड माने, तो हमारा वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, माइनस के डायरेक्शन में है। तो जो फोर्स लग रहा है इस पर, या जो एन कैप बोलेंगे कि जो एन कैप का डायरेक्शन है वो ऐसे है, या बोले कि जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है एफ बी वो इस डायरेक्शन में है। होपफुली ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर कुछ बातें जरूरी है जाननी, कि ये बोलेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, या मैग्नेटिक फोर्स बोले कि जो मैग्नेटिक फोर्स एफ बी है वो हमेशा ही परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड के। क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है ये, कि जो ये क्रॉस प्रोडक्ट है वो बी वी के और बी के दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी दिया है, तो सी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो ये हम लोग बता रहे हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट के रूल से जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड बी एंड वेलोसिटी वी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड बी को छोड़ देते हैं। अभी अगर हम लोग देखें कि अगर कहें कि इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पॉइंट बता रहा है, ये बता रहा है कि जो फोर्स है, जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मूविंग चार्ज, हमेशा ही उसके परपेंडिकुलर होगा। तो ऐसा, और इस केस में पर्टिकुलरली वैसे हमेशा ही होगा, ये फॉर्मूला वैलिड हमेशा हर एक केस के लिए है। तो इसको हम लोग ये बोलेंगे कि इसका मतलब ये होता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट डू एनी वर्क, क्योंकि वेलोसिटी के हमेशा ही परपेंडिकुलर रहेगा। मान लेते हैं कि डेल्टा टी टाइम में जो डिस्टेंस, डेल्टा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा v इंटू डेल्टा टी होगा, और वर्क जो डिफाइन करेंगे डेल्टा w वो होगा f इंटू
डेल्टा एक्स डिफाइन करेंगे, एफ डॉट डी एक्स डिफाइन करेंगे, तो यहां से आ जाता है एफ इंटू वी डेल्टा टी, ये आ जाएगा। और हमें पता है कि फोर्स बी, जो मैग्नेटिक फोर्स बी है और वेलोसिटी वी है, वो परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब कि ये जो है वो क्या है, ये जीरो है। तो इसका मतलब कि वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो ऑन अ गिवन चार्ज। तो मैग्नेटिक फील्ड कभी भी वर्क नहीं करता, अगर कभी भी वर्क नहीं करता है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो रहेगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगी, लेकिन फोर्स लग रहा है तो इसीलिए मोमेंटम में चेंज जीरो नहीं होगा। तो मोमेंटम में चेंज जीरो नहीं होगा, मतलब कि डेल्टा पी इज नॉट जीरो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंग्लिश में कि मोमेंटम विल चेंज। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड डजंट डू एनी वर्क, मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क नहीं करेगा चार्ज पर, तो एनर्जी नहीं बदलेगा, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगा, वर्क डन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं बदलेगा, लेकिन फोर्स लग रहा है इसीलिए मोमेंटम चेंज होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करता है, मोमेंटम चार्ज का चेंज करेगा, मतलब कि डायरेक्शन बदलेगा, वेलोसिटी बदलेगा, लेकिन स्पीड नहीं बदलेगा। जो सर्कुलर मोशन में हम लोग पढ़ते हैं कि जो फोर्स लगता है वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो वहां पर एनर्जी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कभी भी नहीं चेंज होती है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा सेम रहेगी। तो वेलोसिटी बदलेगी, स्पीड सेम रहेगा। मोमेंटम कह सकते हैं कि मोमेंटम बदल रहा है क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है, तो फोर्स की वजह से मोमेंटम बदलेगा लेकिन कोई वर्क नहीं हो रहा, इसीलिए कोई एनर्जी चेंज नहीं होगी, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन सेम। होपफुली ये बात क्लियर है। तो यहां से हम लोग डिफाइन करते हैं क्या करते हैं हम लोग, डिफाइन करते हैं कि जो B का यूनिट है, B को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, B कैन बी रिटन एज फोर्स B इंटू Q इंटू V, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से हम लोग बोलते हैं कि अगर चार्ज पर 1 न्यूटन का फोर्स लगे और 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज रहे और उसकी वेलोसिटी अगर 1 मीटर पर सेकेंड रहे, तो ये जो यूनिट है ये इसका, तो इस 1 न्यूटन का फोर्स डिवाइड बाई 1 कूलम ऑफ चार्ज डिवाइड बाई 1 मीटर पर सेकेंड, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं 1 टेस्ला, दैट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है, न्यूटन कूलम पर मीटर पर सेकेंड है, इसको हम लोग 1 टेस्ला भी बोलते हैं। तो एसआई यूनिट जो है वो क्या है, 1 टेस्ला। टेस्ला इज एसआई यूनिट और वो होता है न्यूटन पर कूलम मीटर सेकेंड। 1 Tesla is a large unit of magnetic field. That's why we have another non-SI formula, मतलब कि 1 Tesla में 10⁴ cos होता है, ये मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होगा। फिर उसके बाद अब इसमें हम लोग बोल रहे हैं, इस केस में खास तौर पर इतनी बातें हो गई, तो इसमें हम लोग बोल रहे हैं कि चलिए ठीक है, इसको इरेज करता हूं इसको। तो
तो इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि हम लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज Q है जिसकी वेलोसिटी v है, और इस पूरे इलाके में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B है। तो हमने ये बोला कि जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, जस्ट ऐसे ही इस पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा होगा मैग्नेटिक फोर्स, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी, यहां से हम लोग ये देख रहे हैं कि ये इस पॉइंट पर फोर्स जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इस पॉइंट पर। और अब हम लोग ये जान रहे हैं कि इसको Fv को लिख सकते हैं, मतलब ये Fv जो है परपेंडिकुलर टू v है ऑलवेज। अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब कि ये जो मोशन है वो कैसा मोशन होगा, ये होगा सर्कुलर मोशन, या और ज्यादा सही बोले तो बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। कैसा मोशन होगा, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है वो वेलोसिटी के हमेशा ही परपेंडिकुलर है, और वेलोसिटी चेंज नहीं, मतलब स्पीड नहीं चेंज हो रही है, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया तो इसका मतलब कि हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो फोर्स है, फोर्स शुड बी इक्वल टू, फोर्स जो है वो, इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर इसका मास गिवन हो कि मास इसका m हो, तो इसको लिख सकते हैं कि फोर्स Fb जो है वो हो जाएगा mv² r, इसका रेडियस r लिख लेते हैं कि रेडियस r है सर्कल का, और ये हो जाएगा इक्वल टू QBV, मैग्नीट्यूड हमेशा इतना ही रहेगा। तो ये लिख सकते हैं, यहां से रेडियस r जो आएगा वो क्या आएगा, रेडियस r आएगा वो mv/bq आएगा। तो इसका मतलब कि ये सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कल का सेंटर किधर होगा, हमने देखा कि ऐसे करने पर सर्कल का जो सेंटर है वो इट विल बी समवेयर हियर ऑन दिस लाइन, ठीक है। तो इसको हम लोग एक सर्कल ऐसे बना सकते हैं, तो मान लेते हैं कि सेंटर है यहां पर है, ठीक है। तो सेंटर इसका ये हो गया सर्कल का, तो इस सर्कल में मूव कर रहा है, तो हर एक सेंटर फाइंड आउट करने का तरीका क्या रहेगा, हर एक इस पॉइंट पर हमने वेलोसिटी या वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसी लाइन पर सर्कल होगा। फिर किसी एक और पॉइंट पर ले लेते हैं वेलोसिटी, और इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं वेलोसिटी v को, और इसको परपेंडिकुलरली इस पर ड्रॉ करेंगे लाइन, तो ये जहां मीट करेंगे वहीं पर सेंटर होगा। तो ये सेंटर बताने का तरीका क्या रहेगा कि फोर्स को हमने एक जगह डिफाइन कर लिया, तो ये इधर हो गया, अब इसी लाइन पर होगा कहीं सेंटर, हमें ये पता है। एक और पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पर की वेलोसिटी में पता होगी, वहां पर ले लिया, और यहाँ से फिर से मतलब इस पर से भी वही होगा कि अब इसको ऐसे करेंगे तो इस सेंटर बता रहा है किसी लाइन पर होगा, तो ये दोनों लाइन यहाँ कट करेंगे, वहां पर सेंटर होगा। तो हमें सेंटर पता लग गया, हमें ये पता लग गया, तो mv/bq हो गया। साथ साथ में अगर इसको हम लोग और फर्दर लिखें तो जैसे इसको लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड क्या होगा, सर्कल में घूम रहा है तो टाइम पीरियड होना चाहिए t इक्वल टू 2πr/v होना चाहिए। तो यहां से बताएंगे ये हो जाएगा 2πr/v, जो होगा वो क्या हो जाएगा, r/v हो जाएगा mv/bq/t। तो यहां से जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी विल बी bq/2πm, या ये बोले कि जो ओमेगा होगा, 2π हटा दें तो जो ओमेगा होगा, जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो bq/m होगा, और वो दिखा रहा है कि जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है वो क्या है, bq/m है। होपफुली मैं गलत नहीं कर रहा हूं, 1/f bq/m। तो ये दिखा रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी बोले या एंगुलर वेलोसिटी बोले, दोनों एक ही बात है, दोनों मतलब की रिलेशन सेम ही देगा। तो बोले कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी या जो लीनियर फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगा,
बी क्यू बाई 2πm। तो ये बता रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी होगी वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। तो फॉर अ गिवन मैग्नेटिक फील्ड अगर बी फिक्स रहे, क्यू फिक्स रहे और एम फिक्स रहे, तो फ्रीक्वेंसी हमेशा मैग्नेटिक फील्ड में सेम ही रहेगी, चाहे वेलोसिटी कितना हो। होपफुली ये बात क्लियर हो रही है कि इससे ये पता लग रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो बी क्यू बाई 2πm है, वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी है। तो इसका मतलब कि अगर चार्ज क्यू बाई एम फिक्स कर दिया जाए, स्पेसिफिक मास बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं इसको, क्यू बाई एम को, तो अगर ये फिक्स कर दिया जाए, बी फिक्स कर दिया जाए, तो जो फ्रीक्वेंसी रहेगी इन अ गिवन मैग्नेटिक फील्ड वो हमेशा सेम रहेगी। तो इसका मतलब कि कितना हो वेलोसिटी रहे, उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। रेडियस निकालने का तरीका ये है। अब इसमें कुछ और ठीक है, अभी इस पर बहुत सारे क्वेश्चन ये बनाए जाते हैं। क्वेश्चन मैं एक आइडिया देता हूं कि इस पर मतलब इतने ही पर बहुत सारे क्वेश्चन ये बनाए जाते हैं कि जो हमने मैग्नेटिक फील्ड पूरा ले लिया है इस प्लेन में, तो उसकी वजह से एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है। लेकिन अगर हम लोग क्या करें कि इसी में मैं केसेस डिस्कस कर रहा हूं कि ठीक है, तो अभी इसमें हम लोग अगर ऐसा बोले कि इसमें क्वेश्चन कैसे दिए जाते हैं, तो अगर ये बोला जाए कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे कि ऐसे बोले, ये मैग्नेटिक फील्ड अगर पूरे में नहीं रहे, केवल इतने में रहता है, इतने एरिया में हमारा मैग्नेटिक फील्ड ये दिया हुआ है, ये ऐसा है, ये अगर केवल इतने एरिया में दिया होता, तो जैसे ही चार्ज यहां पहुंचा है, अब ये फर्दर आगे नहीं जाएगा, तो अगर ये डिस्टेंस d जो है, अगर ये डिस्टेंस d जो है वो क्या हो कि लेस देन r हो, लेस देन r हो, तो ये पूरा सर्कल अब कंप्लीट, मतलब ये पूरा के आधा भी नहीं कंप्लीट करेगा, तो ये यहीं पर जैसे आएगा वो बाहर निकल जाएगा और अलोंग द टेंजेंट वो चला जाएगा। होपफुली ये बात क्लियर हो रही है। तो d की मिनिमम वैल्यू हम लोग कितना ले लें कि सर्कल कंप्लीट करे, सर्कल क्या कंप्लीट करे, मतलब कम से कम रिटर्न होके सेमी सर्कल यहां तक तो आ ही जाए। तो d की वैल्यू कम से कम कितनी होनी चाहिए, r होनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो एक हाफ या बोले कि सेमी सर्कल कंप्लीट करके यहां पहुंच जाएगा। अगर d की वैल्यू लेस देन r रहेगी तो वो एट सर्टेन पॉइंट, तो इसी सर्टेन पॉइंट पर बाहर निकल जाएगा, पूरा नहीं करेगा। तो अगर d की वैल्यू हम लोग ऐसे करें, मतलब कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसका रीजन हम लोग बदल रहे हैं, कम ज्यादा कर रहे हैं चाहे, तो उसकी वजह से अब अगर मान लेते हैं d अगर इतना है, तो अब ये जो एंगल ट्रेवल्ड है ये पूछा जा सकता है कि ये एंगल ट्रेवल्ड कितना होगा, टाइम स्पेंट कितना होगा, ये भी हो सकता है। तो इन सब केसेस में क्या करेंगे कि थीटा निकाल सकते हैं आराम से, d दिया रहेगा तो हम लोग है ना, ये d पता है, ये हमें r पता है, तो एंगल थीटा निकल जाएगा। ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा इज v बाई r, तो वो हमें पता रहेगा। तो उससे हम लोग टाइम निकालेंगे कि कितना टाइम स्पेंड किया मैग्नेटिक फील्ड में। अगर चार्ज का पोलैरिटी अगर चेंज कर दिया, जो ऊपर की तरफ जा रहा था वो नीचे की तरफ सर्कल बनाने लगेगा। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं या बनाए जाते हैं। अब दूसरा केस क्या होगा कि जो हमारा चार्ज है वो क्या करे कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ना हो, बल्कि क्या है कि चार्ज Q जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से एट सम वेलोसिटी थीटा पर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब अगर ऐसा दिया रहेगा कि चार्ज Q जो है, ये दूसरा केस हो गया, इसमें क्या है कि B एंड V के बीच का जो एंगल है, ये जो इसके बीच का जो एंगल है वो क्या है, एट एन एंगल थीटा है।
है ना, ये वाला केस हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर हमारा जो चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर न थ्रो किया जाए बल्कि एट सम एंगल थ्रो किया, अगर परपेंडिकुलर थ्रो किया जाएगा तो एक यूनिफॉर्म सर्कल बनेगा, हमने देख लिया है वो। अब अगर परपेंडिकुलर न थ्रो किया जाए, एट सम एंगल थ्रो किया जाए, तो उस केस में क्या होगा कि जो फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा होगा उसको हम लोग लिखेंगे क्या, फोर्स ऑन द मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, इसको भी इसी फार्मूला से बताएंगे, लॉरेंस फार्मूला से। तो एफ बी जो होगा वो क्यू वी बी और साइन थीटा इंटू एन कैप हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स तो केवल उसी कंपोनेंट पर लगाएगा जो इसके परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब कि इसको हम लोग दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक जो कंपोनेंट आ जाएगा इधर, ये v साइन थीटा होगा और ये v कॉस थीटा होगा, ठीक है। तो अभी भी v साइन थीटा जो है, ये जो कंपोनेंट है, अगर v कॉस थीटा को छोड़ दिया जाए जो कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तो इस कंपोनेंट की वजह से ये सर्कल में जाएगा। और वो सर्कल कैसा रहेगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखा रहा है, तो मतलब कि सेंटर उसका अंदर में होगा तो सर्कल ऐसे जाएगा, मतलब इस प्लेन में होगा सर्कल, सर्कल ऐसे बन रहा होगा, लेकिन साथ साथ में वो v cos थीटा से आगे भी जा रहा होगा। तो अभी भी ये जो होगा, अब इस पर मतलब ये जो मतलब हमारा जो चार्ज है वो क्या कर रहा है, चार्ज अब हमारा ऐसे घूम रहा होगा। तो इसको बोलते हैं कि ये हेलिक्स मोशन करेगा। हेलिक्स मोशन करेगा, तो हेलिक्स मोशन करेगा तो अभी भी रेडियस r जो होगा, रेडियस r जो होगा वो होगा m v परपेंडिकुलर वाला, ये तो v परपेंडिकुलर v साइन थीटा है, तो m v साइन थीटा डिवाइडेड बाई b क्यू, यही लिखेंगे। मतलब इसको हम लोग यहां से सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा एफ बी जो होगा वो m v स्क्वायर जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है जो कि v साइन थीटा है, ये डिवाइडेड बाई r इक्वल टू क्यू v परपेंडिकुलर कंपोनेंट इनटू b। तो यहां से परपेंडिकुलर कंपोनेंट यही है, vt है, ये जो v साइन थीटा लिख रहे हैं ये क्या है, vt है परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो रेडियस इस सर्कल का जो बन रहा होगा उसका रेडियस ये ही होगा, एम वी साइन थीटा बाई बी क्यू। तो ये इसका रेडियस हो गया, लेकिन साथ साथ में ये आगे भी जा रहा है, तो इन वन टाइम पीरियड इसका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड टी जो होगा वो 2 पाई आर बाई वी होगा। तो ये हो जाएगा एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाई बी क्यू, क्या होगा 2 पाई आर डिवाइड बाई वी होगा। तो v को डिलीट करना पड़ेगा यहां से, ठीक है। इसको से लिखते हैं, ठीक है। तो यहां से हम लोग टाइम पीरियड टी निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड टी जो होगा वो 2 पाई आर बाई वी परपेंडिकुलर होगा। तो इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल लेंगे कि टाइम पीरियड क्या होगा और एक टाइम पीरियड में ये कितना आगे जाता है। ये इसको हम लोग बोलते हैं कि ये पिच है, ये पिच ऑफ द हेलिक्स। तो पिच P जो है वो कैसे डिफाइंड है, पिच इज इक्वल टू V पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड इनटू टाइम पीरियड। ये हो जाएगा V कॉस्ट थीटा इनटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, ये 2 पाई आर की वैल्यू यहां से ली, B परपेंडिकुलर क्या होगा V साइन
थीटा होगा, तो वी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2πm/bq ही रहेगा ये होपफुली। तो ये हेलिक्स का पिच कहलाता है। ये पिच क्या है? पिच इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड in one time period along magnetic field B। तो जब दोनों के बीच में एंगल जो होगा B और B के बीच में अगर एंगल जो होगा वो थीटा हो, 90 डिग्री ना हो, तो वो जो मोशन होगा वो सर्कुलर मोशन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, वो एक हेलिकल मोशन होगा। तो इसको हेलिक्स नहीं बोलेंगे, हेलिक्स बन रहा है, इसको बोलते हैं हेलिकल मोशन। ठीक है, ये जो शेप बन रहा है इस शेप को बोलते हैं हेलिक्स फॉर्मेशन।